हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडियो में हम लोग फिर से लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका क्लास 10th के फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के पहला अध्याय है ना। और प्रकाश का परावर्तन का ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है आपका तीसरा पार्ट है, यानी कि ये जो है पार्ट 3 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जो है दिया हुआ है, मतलब कि इस वीडियो का लिंक। ठीक है, तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ गए थे। प्रकाश क्या होता है वो भी समझ गए थे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं वो भी समझ गए थे। प्रकाश स्रोत क्या होता है, मानवनिर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, उसके बाद किरणपुंज के बारे में, ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी, उनके बाद समांतर। तो ये तीनों के बारे में जो है अच्छे से समझ चुके थे। फिर उनके बाद हम लोग पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में बता चुके थे। पारदर्शी का मतलब पार कर जाना, आर पार कर जाना। तो लाइट इस पार से उस पार चले गया तो पार हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे पारदर्शी, यानी कि आर पार साफ साफ दिखाई देता है, तो पारदर्शी। अपारदर्शी उसका उल्टा, बिल्कुल दिखाई देता था। और पारभासी मतलब जो बीच वाला मामला होता है, ना ही दिखाई देगा, ना ही मतलब ना ही साफ दिखाई देगा और ना ही मतलब बिल्कुल साफ, ना ही साफ दिखाई देगा, ना ही धुंधला दिखाई देगा। मतलब कि वो मतलब धुंधला दिखाई देगा, ऐसा कहने का मतलब है कि ना ही साफ दिखाई देगा, ना ही बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा दिखाई देगा, धुंधला, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। इसको देखिए, इसको, बाकी ये साफ दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा बीच वाला मामला है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी। चलिए, फिर उनके बाद प्रकाश का परिग्रहण के बारे में बताए थे आपको कि जैसे सूर्य का लाइट आता है, लेकिन एक अंधेरे रूम में भी लाइट हो जाता है ना। अब जैसे रूम में तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता है क्योंकि ऊपर में झोपड़ी होता है या फिर छत होता है, तो लाइट कैसे आएगा, सूर्य का नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि जो वायु का कण है वो हर जगह उड़ता है, तो प्रकाश जो है इस कण पर पड़ता है और फिर ये जो कण है उस लाइट को फैला देता है, जिसके कारण हम लोगों का रूम में लाइट होती है। आपको अच्छे से पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, तो पार्ट 2 को आप लोग देख लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का। ठीक है, फिर उनके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखे थे। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में हम बता चुके थे कैसे कैसे। जैसे ये आपका रियल इमेज है, यानी कि ये वास्तविक है, वास्तविक जो है उल्टा है, ए ऊपर है बी नीचे है, लेकिन यहाँ पर बी ऊपर हो गया है, ए नीचे हो गया है। ठीक वैसे अगर आप देखिएगा काल्पनिक में, तो काल्पनिक में ए भी ऊपर है, ये भी ए ऊपर है, बी भी नीचे है, बी भी नीचे है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा मतलब कि सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति में ये हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा उल्टा। बाकी ये भी वस्तु के बराबर बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये भी वैसे ही होता है ना। तो इन सारी प्रकृति के बारे में आपको बता चुके थे। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी, कि इसका प्रकृति बताएं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, या फिर प्रतिबिंब के बारे में आपको पूछ देगा और 5 नंबर उसमें देगा, 6 नंबर देगा, आपको पूछ देगा दीर्घ उत्तरीय में, तो आपको इस सारा से लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग यानी कि पार्ट 3 में, ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दर्पण। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है, मिरर, यानी कि वही मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वही मिरर जहाँ पर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वही मिरर जहाँ पर जिसको हम लोग जो मोटरसाइकिल होता है, जो बाइक होता है उसके साइड में लगाते हैं, वही मिरर जो कि ट्रक में जब चलते हैं तो उसके में भी लगाता है ना। तो मिरर जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं और मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, और यहीं से जो है आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है। वैसे प्रतिबिंब भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको आप समझेंगे तभी आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ से आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। वह परावर्तक सतह जो प्रकाश के अधिकतम भागों को, लगभग 99% भागों को परावर्तित कर दे, उसे दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परावर्तित कर दे। अब हम आपको परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे से समझाएं, सिर्फ एक बार आपको अच्छे से बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे प्रकाश जो है यहाँ पर आया, ठीक है, इधर से प्रकाश देखिए ऐसे करके आया, आने के बाद टकरा के फिर निकल गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेहरा अपना देखेंगे तो जो प्रकाश है यहाँ पर हम लोग को चेहरा इस पार दिखेगा, जिधर से देखेंगे तो क्या होगा कि प्रकाश आया, आने के बाद फिर हम लोगों का आंख में गया और जिससे हमको अपना चेहरा दिखा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है कि सिरा आने के बाद जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में टकरा के वापस निकल जाता है। अगर इस इधर से लाइट आया, इस पार हो जाता, अगर लाइट इधर से आया इस पार हो जाता, तब ये अपवर्तन कहलाता। लेकिन अपवर्तन आपका दूसरा चैप्टर में है। परावर्तन क्या है कि इस पार आने के बाद फिर टकराने के बाद फिर इस पार ही आया, ऐसा नहीं कि नीचे आ गया, नीचे आ जाता तो फिर बदल जाता, लेकिन उसी माध्यम में रह गया जिस माध्यम से आया। और माध्यम आपको बता चुके हैं कि जैसे एक अगर हम लोग लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर में आपका हवा है ना, ऊपर में आपका हवा है, नीचे में आप क्या मान लेते पानी है। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता है, यहाँ से आता है, आने के बाद यहाँ टकराता है, टकराया फिर हवा में ही चला जाता है, क्योंकि ऊपर में हवा है, तो हवा से आया फिर टकराया फिर हवा में ही चले गया।
यानी कि उसी माध्यम में रह गया, है ना। तो वह परावर्तक सतह है जो प्रकाश के अधिकतम भागों को परावर्तित कर दे, यानी कि जिधर से आए फिर उधर ही कर दे, उधर ही वापस कर दे, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और जो शीशा होता है वो क्या होता है, तो वो परावर्तन के कारण ही शीशा, मतलब कि शीशा जो है वो परावर्तन का जो प्रक्रिया होता है उसी पर चलता है, यानी कि वही क्रिया को एक शीशा, मिरर, एक दर्पण करता है, ठीक है। तो वह परावर्तक सतह जो प्रकाश के अधिकतम भागों को, लगभग 99% भागों को परावर्तित कर देता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शीशा। अब शीशा भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे घरों में आजकल लगाया जाता है, इस पार से उस पार लाइट चली जाती है या फिर नहीं चेहरा दिखता है, तो वो आपका शीशा अलग हुआ। एक शीशा जो कि उल्टा साइड में कलर किया हुआ होना चाहिए, रंग किया, क्योंकि रंग किया हुआ रहेगा तभी हम लोगों को चेहरा जो है वो अच्छे से दिखेगा। अगर रंग नहीं रहेगा तो फिर तो वो लेंस बन जाएगा ना, क्योंकि लेंस में दोनों तरफ रंग नहीं होता है, ठीक है। तो शीशा मतलब कि जो कि एक तरफ पेंट किया हुआ हो या फिर कोई चिकनी सतह, तो चिकनी सतह और शीशा जो है ये एग्जाम्पल है दर्पण का, ठीक है। आगे देखिए, दर्पण बनाने के लिए जो है शीशा, कांच तथा चिकनी सतह का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दर्पण बनाने के लिए शीशा का, कांच का या फिर चिकनी सतह का उपयोग किया जाता है। अब दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। फिर आगे गोलीय दर्पण का हम लोग दो प्रकार देखेंगे, ठीक है, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो दर्पण टोटल दो प्रकार के। दर्पण क्या हुआ कि वह परावर्तक, मतलब कि वह सतह या फिर वह परावर्तक सतह जो कि प्रकाश के अधिकतम भागों को परावर्तित कर दे या फिर वापस लौटा दे अधिकतम भागों को, तो वह आपका परावर्तन के नियम के, मतलब कि परावर्तन की घटना कहलाएगा। और परावर्तन में दो नियम होता है, वो दो नियम का पालन हमेशा करेगा परावर्तन में, ये कंडीशन है। एक नियम मैंने आपको क्या बताया था कि कोण आई और आर जो है, यानी कि जो आपतन कोण है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। और एक नियम आपको बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पर होगा, ठीक है, एक ही सतह पर, एक ही बिंदु पर, ठीक है। चलिए, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण जो कि समतल होता है, गोलीय दर्पण जो कि गोलीय होता है। अब आगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपका क्या है, दर्पण है, और ये आपका कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है, कोई भी प्रकाश जिस एंगल से आता है, इधर से आया अभी प्रकाश, तो टकराने के बाद इधर से जाएगा, ठीक है। और बीच में आपका ये क्या है, अभिलंब है, बीच में क्या है, अभिलंब है। और आप सबको बताए थे कि ये जो अभिलंब है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है कोई भी सतह से। आपको जैसे आप लोग देखते होंगे, आपको बोलेगा कि ये क्या है, त्रिभुज है ना। जब मैथ की क्लास आपको करवाया जाएगा, ये मान लेते हैं आपका त्रिभुज है, इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, आप बोलेगा कि इस पर अभिलंब खींचो, तो अभिलंब आप कैसे खींचेगा, सीधा लीजिएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना लीजिएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा इस सतह से, तभी ये अभिलंब कहलाएगा, नहीं तो ये अभिलंब नहीं कहलाएगा। तो अभिलंब का कंडीशन क्या है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या है, वो 90 डिग्री है। यहाँ अगर आप देखेंगे सही से, ठीक है, यहाँ अगर सही से देखिएगा तो ये भी जो है आपका सतह है। सतह को बस यहाँ पर घुमा दिए हैं। ये सतह वहाँ पर कैसे था, ऐसे था, लेकिन अभी ये सतह जो है आपका ऐसे है, क्योंकि मिरर है, मिरर खड़ा होता है। मिरर हम लोग ऐसे जमीन में थोड़ी ना चेहरा देखते हैं, हम लोग कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे मिरर रहता है ना सामने में, ऐसे, है ना। तो मिरर जो है वो खड़ा रहता है। तो ये आपका सतह हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया। अब प्रकाश इधर से आएगा, आएगा टकराएगा, तो इसका जो अभिलंब खींचेंगे तो ये मिरर से 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो ये जो अभिलंब है आपका, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब हुआ अभिलंब, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। तो ये आपका अभिलंब हुआ और ये आपका मिरर हुआ। अब नियम क्या है कि जब भी आपतित किरण आएगा, आपतित किरण जो कि इंसिडेंट रे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जैसे ही ये आता है तो आने के बाद जो ये वाला एंगल होता है, जो ये वाला कोण आई जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन किरण को, तो ये वाला जो कोण होता है वो हमेशा इस कोण के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है जैसे ही ये इधर से आएगा, टकराने के बाद फिर इधर जाएगा, लेकिन नियम क्या होना चाहिए कि ये कोण, यानी कि कोण आई और कोण आर जो है ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी जो है ये नियम को सही से फॉलो कर पाएगा और दर्पण का सही से चित्र बना पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने आपको बताया कि जैसे इंसिडेंट रे इधर से आया और एक सबसे पहले हमने अभिलंब लिया, ठीक है। एक सबसे पहले हम लोगों ने एक मिरर लिया, मिरर लेने के बाद एक उसमें अभिलंब खींच दिए। अब कोई भी प्रकाश आता है, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया। लेकिन नियम क्या है कि ये जो कोण आई है आपका, ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए कोण आर के बराबर, ठीक है। कोण आई जो है हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, कोण आर के बराबर। ये आपका नियम है मिरर का, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है। चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए, एक एग्जाम्पल और आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मिरर यहाँ पर आया था, है ना। जैसे यहाँ पर कोई चित्र रखा हुआ है, मान लेते ए, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आया, आने के बाद एक यहाँ पर टकराया, फिर आने के बाद यहाँ पर टकराया। अब ये दोनों देखिएगा अगर, तो ये टकराने के बाद यहाँ एक अभिलंब, छोटा सा अभिलंब बना है। ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा
ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ पर, तो आप देखिएगा अगर, तो यहाँ पर जो है वो सारा चीज़ बना हुआ है, जो चित्र हम आपको बता रहे हैं, जो अभिलंब बोल रहे हैं अभी, वो अभिलंब अगर ध्यान से देखिएगा तो छोटा छोटा में बना हुआ है। तो जितना भी किरण आएगा, जैसे एक किरण यहाँ आएगा, ये ऐसे जाएगा तो एक अभिलंब यहाँ बनेगा, एक किरण यहाँ आएगा ऐसे जाएगा तो ये एक अभिलंब यहाँ बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पर दो किरण आया, यहाँ पर एक किरण आया था पहले वाला एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पर दो किरण आया, पहला किरण ये वाला आया है, ऐसे आया 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 टकराया, टकराने के बाद इधर आ गया, और देखिएगा ध्यान से तो छोटा सा अभिलंब बना हुआ है, अभिलंब को हम लोग डैश 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 से ये करते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रकाश आया 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 टकराया, टकराने के इधर आया, और यहाँ भी छोटा सा एक अभिलंब बना हुआ है। तो अभिलंब जो है वो हर प्रकाश के किरण के साथ बनता है, और नियम क्या होता है कि ये जो कोण आई है वो आर के साथ टकराएगा। ठीक है, तो जब अभिलंब बनाया और यहाँ आंख से जब देखा गया तो चित्र जो है वो यहाँ नहीं बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी चित्र बनने के लिए दो लाइन को मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये भी आपका फैलते हुए जा रहा है ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आंख में यहाँ पर आंख का निशान है, आप यहाँ इसको देखिए, ये आपका फैलते हुए जा रहा है और ये भी आपका फैलते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कि ये इधर कभी नहीं मिलेगा। अब अगर इधर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कल्पना करना पड़ेगा कि हो सकता है उल्टा तरफ मिले, क्योंकि इधर नहीं मिल रहा है। अगर इधर नहीं मिलेगा तो यकीनन बात है कि आगे की तरफ मिलेगा 100%, क्योंकि इधर टेढ़ा रहेगा तो इधर मिलेगा ही। तो जैसे यहाँ डैश 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 किया गया, यहाँ पर जो है इसका इमेज बना, और ये इमेज कहलाएगा काल्पनिक, क्योंकि दर्पण की उस साइड बना है। अगर ध्यान से देखिएगा ये दर्पण आपका इधर कलर है, तो हम लोग को अनुमान लगाना पड़ेगा कि हो सकता है यहाँ पर बना हो। कैसे? तो क्योंकि ये प्रकाश का किरण इधर फैल रहा था, तो इधर अगर फैलेगा इधर मिलेगा। कोई भी चीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे एक दर्पण है, इधर से प्रकाश फैल रहा है, इधर से भी फैल रहा है, तो इसका मतलब यकीनन है कि ये इधर मिलेगा, है ना। एक दर्पण लेंगे, इधर जो है आपका प्रकाश फैल रहा है, इधर भी आपका फैल रहा है। अब आप लोग बताइए ये कहाँ पर मिलेगा? तो इसको आगे थोड़ा डैश डैश करके खींचेंगे, इसको ऐसे से खींचेंगे तो ये यहाँ पर मिल रहा है ना। तो उल्टा तरफ अगर खींचेंगे तो वो जो है मिलता हुआ प्रतीत होता है, और वैसे ही यहाँ पर ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको काल्पनिक कहेंगे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो समतल दर्पण वह दर्पण जो कि पूर्ण रूप से समतल हो। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर बराबर आया आया गया, ठीक है, और फिगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब समतल दर्पण के द्वारा कुछ प्रतिबिंब की प्रकृति है जिसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर 2-3 प्रकृति समझिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इमेज है। यहाँ पर क्या बना है? इमेज बना है, क्योंकि हमने क्या बताया, जहाँ पर पॉइंट मिले, तो पॉइंट आपका यहाँ पर मिला है इस तीर के पास, तो ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जितना दूरी है, ये दर्पण है आपका, ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? आपका दर्पण है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दूरी जितना है, ये दूरी जितना है, उतना ही दूरी ये है। तो कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जो है वस्तु का दूरी, जितना दूरी वस्तु का होता है उतना ही दूरी प्रतिबिंब का होता है। इसका मतलब कि ये जो वस्तु दूरी है वो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? पहला पॉइंट आपको समझना है कि जितना दूर पर आप दर्पण को, जैसे ये दर्पण है, इससे अगर हम लोग इतना दूरी पर रखेंगे हाथ को, तो जो प्रतिबिंब है वो भी इतना ही दूरी पर बनेगा, यानी कि हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। उसके बाद दूसरा जो प्रकृति है वो ये है कि जो वस्तु का आकार होता है, ये वस्तु का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो इमेज के साइज के बराबर होता है। ये समतल दर्पण का प्रकृति है। पहला प्रकृति, वस्तु जितना दूरी पर रहेगा दर्पण से, उतना ही प्रतिबिंब जो है दूरी पर बनेगा दर्पण से, यानी कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों गुण। और तीसरा गुण हमने आपको क्या बताया कि आगे देखिए कि ये जो है काल्पनिक भी हो सकता है, ये वास्तविक भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, एक समय से देख लेते हैं। जैसे देखिए, जितनी आगे समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हो, इसको नोट कॉपी कलम निकाल करके निकाले है ना, बार बार नहीं बोलेंगे, निकाल कर इसको नोट कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति निम्नलिखित है। जैसे जितनी आगे हम लोग दर्पण से वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग वस्तु को जितना आगे रखेंगे दर्पण से, जो प्रतिबिंब है वो भी उतना ही पीछे बनेगा, यानी कि उतना ही दूरी पर बनेगा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो वस्तु का आकार होता है, मान लेते 1 मीटर ऊंचा है वस्तु आपका, तो प्रतिबिंब भी जो है वो आपका 1 मीटर बनेगा। अब प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। कहने का मतलब है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाए सीधा कैसे, तो देखिए आपका अगर ए ऊपर में रहता, बी नीचे रहता, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए ऊपर में बनता और बी नीचे में बनता, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी वस्तु की दूरी बराबर होती है। अच्छा, एक पॉइंट को याद रखिएगा कि समतल दर्पण जो है ना वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को।
बहुत अच्छे से याद रखना है कि समतल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब है वो सीधा और हमेशा काल्पनिक बनता है, वो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं बनाता है। ठीक है, और समतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो वस्तु के दूरी के बराबर होती है। ठीक है, किसी मनुष्य को अगर अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना होगा तो मनुष्य को उसकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। यदि इससे कम होता है तो वो अपने पूरा प्रतिबिंब को नहीं देख पाएगा। यानी कि मान लेते हैं कोई मनुष्य है जो कि 5 फीट का है, कोई मनुष्य है जो कि 5 फीट ऊंचाई का है, तो उसको जो मिरर है वो कितना चाहिए, 2.5 फीट, 2.5 फीट यानी कि 2.5 फीट, है ना। तो अगर आप 6 फीट लंबा है तो आपको 3 फीट का दर्पण लेना होगा, तभी आप अपने पूरे प्रतिबिंब को उस शीशा में देख सकते हैं, उस मिरर में देख सकते हैं। समझ में आ गई। जैसे मान लेते हैं हम 5 फीट का है, तो ये जो मेरा ये शीशा है वो कितना फीट का होना चाहिए, 2.5 फीट का, तभी हम अपना पूरे शरीर को, सिर्फ चेहरा को नहीं, पूरे शरीर को, पैर और सब देख सकते हैं इस दर्पण में। ठीक है, तो किसी भी मनुष्य को प्रतिबिंब देखने के लिए मनुष्य की ऊंचाई की आधी ऊंचाई, यानी कि मनुष्य की जो ऊंचाई रहेगी उसके आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। यदि इससे कम होता है तो वो अपने पूरा प्रतिबिंब को नहीं देख पाएगा। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति आपको समझ में आ गई, समतल दर्पण क्या होता है ये समझ में आ गई, और दर्पण 2 प्रकार के होते हैं ये आपको समझ में आ गई। अब जो अगला टॉपिक है वो है पार्श्व व्युत्क्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चित्र को यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इस चित्र को देखेंगे तो आपको जो ये पार्श्व व्युत्क्रम है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये है क्या। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आप किसी दर्पण के सामने, ये आपका क्या है, दर्पण है, ये क्या है, ये जो है सामने में है, ये दर्पण है। ठीक है, तो जब भी आप किसी दर्पण के सामने में खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका राइट हैंड है वो आपका, मतलब अगर आप इधर से देखेंगे तो राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ, है ना, ये चेहरा हुआ। लेकिन शीशा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब अगर इस हाथ को उठाइएगा तो शीशा की तरफ से देखिएगा तो वो उधर बायां हाथ उठ रहा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका सिंपली हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये चार्जर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये शीशा है। अब इधर से अगर आप अपने तरफ से देखिएगा तो ये जो है आपको बायां तरफ दिख रहा होगा, लेकिन मेरे तरफ से देखिएगा तो मेरे तरफ से ये दाहिना तरफ है। अगर आप इसको ध्यान से लेंगे तो आप जब इसको देख रहे हैं उधर से तो आपको बायां तरफ दिख रहा है उधर से देखने वाले को, लेकिन मेरे तरफ से क्या है, ये दायां तरफ है ना। कोई भी चीज़ को है, इधर है मेरा ये दायां तरफ, ये बायां, ये दायां, ये बायां, लेकिन आप मेरे तरफ जब देखेंगे तो आपका दायां उधर हो जाएगा और बायां आपका इधर हो जाएगा, लेकिन मेरा दायां इधर है, ये वाला दायां, ये वाला बायां, है ना। तो आप बोलेंगे कि आप जैसे अपने तरफ से देखिएगा तो आपका जो, मेरा जो दायां है वो आपका बायां हो जाएगा, यानी कि आपके अनुसार, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अब जब ऐसे देख रहे हैं, इस ऐसे घूम जाएंगे तो ऐसे घूम जाएंगे तो मेरा जो दायां है बायां चले जाएगा ना। जैसे मान लेते देखिए ये दायां है, ये दायां है। ठीक है, अब ऐसे जब घूम जाएंगे तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, है ना। तो मेरा जो दायां है वो आपके लिए बायां, मेरा जो बायां है वो आपके लिए दायां। हम मेरे तरफ से आप देखिएगा, एक बार मेरे तरफ से आके देखिए तो हम, मेरा दायां दायां, मेरा बायां बायां, फिर उधर से ऐसे देखिएगा, घूम करके देखिएगा तो आपका दायां उल्टा हो जाएगा, यानी कि घूम जाएगा। तो वही चीज़ है, जब कोई मनुष्य या फिर जब कोई आदमी, जब कोई लड़का, जब कोई लड़की, ठीक है, किसी दर्पण के सामने में खड़ा होता है, तो इनका जो दायां हाथ है ना, इनका दायां हाथ, अब उधर से जो आदमी देख रहा है तो उनका वो बायां हाथ दिखता है, लगता है कि वो बायां हाथ है तो रियल में दायां हाथ ही, लेकिन जब उधर से देखता है तो उनको बायां हाथ लगता है, और इनका जो बायां हाथ है वो उधर दायां हाथ दिखता है। इसका जो बायां आंख है वो दाहिना आंख है वो बायां, है ना। तो दाहिना हाथ बायां की ओर, बायां हाथ दायां की ओर, यानी कि सिंपली समझिए, जब किसी दर्पण के सामने में आप खड़े होते हैं तो दर्पण में जब आप खड़े होते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो आपकी जो दाईं ओर की जो साइड है वो उधर से बाईं ओर दिखती है, और जो बाईं ओर की साइड है वो उधर से दाईं ओर दिखती है। ठीक है, अब डेफिनेशन को देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। देखिए, पार्श्व व्युत्क्रम उसी घटना को या उसी इंसिडेंट को कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम यानी कि लेटरल इन्वर्जन, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका सिर दर्पण में ऊपर की ही ओर रहता है, यानी कि जो आपका सर है वो दर्पण में ऊपर की ओर होता है। जैसे देखिएगा अगर ध्यान से, तो ये जो सर है, यहाँ भी ये सर ऊपर में है ना, तो आपका जो सिर है वो दर्पण की ऊपर ही ओर रहता है, आपका पैर दर्पण में नीचे की ओर ही रहता है। आपका जो पैर है वो नीचे है तो दर्पण में भी नीचे है। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, आपको समझ में आ जाएंगे। आपको क्या कहा कि जब आप किसी दर्पण के सामने में खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका सिर है, जो आपका सर है ऊपर में है तो दर्पण में भी ऊपर में ही बनेगा, आपका जो पैर है वो नीचे में है तो दर्पण में भी नीचे में ही बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंज होगा दायां और बायां, दायां और बायां। तो सर ऊपर की ओर रहता है, पैर नीचे की ओर रहता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे
और दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ उठ रहा है। जैसे ये व्यक्ति क्या किया, ये दाहिना हाथ को उठाया है, लेकिन जब उधर से देख रहा है लोग तो यहाँ दिख रहा है ये तो बायां हाथ उठ रहा है, दाहिना हाथ तो इसका शायद ये है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। लेकिन जब आप दाहिना हाथ को उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो बायां हाथ है वो उठ रहा है दर्पण में। अगर नहीं ये हो रहा तो आप थोड़ा मोबाइल को बंद करके शीशा के सामने जाकर के देखिए, ठीक है। तो जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तो आपको दर्पण में देखने को मिलता है कि ऐसा आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ उठ रहा है। और जब आप अपना बायां हाथ को ऊपर करेंगे तो फिर से आप दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दायां हाथ उठ रहा है। इसी घटना को पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। जब आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपका सिर ऊपर की ओर दिखता है दर्पण में, आपका जो पैर है वो भी नीचे की ओर दिखता है। लेकिन आप अगर दायां हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका बायां हाथ ऊपर में उठ रहा है। जब आप बायां हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दायां हाथ दर्पण के ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यहां में एक और आंसर देख लीजिए। जब किसी समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु को रखी जाती है, जब किसी समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु को रखी जाती है तो उस वस्तु का जो दायां भाग है, दायां भाग का प्रतिबिंब जो है दर्पण में वस्तु के बाईं ओर बनती है तथा प्रतिबिंब का जो दायां भाग है वो वस्तु के बाईं ओर दिखाई देती है। इसी घटना को पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ क्या पूछा गया कि वस्तु का दायां भाग जो है वो प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु के बाईं ओर, वस्तु का दायां भाग वस्तु के बाईं ओर, ठीक है, और प्रतिबिंब का दायां भाग, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले बात हो रही है वस्तु का दायां भाग, तो वस्तु का जो दायां भाग है वो तो बाईं ओर बना है ना, ये वस्तु का दायां हाथ है तो ये बाईं ओर बना है। अब वही अगर बोलेंगे कि प्रतिबिंब का जो दायां हाथ है या फिर प्रतिबिंब का जो बायां हाथ है उसका वस्तु कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब का बायां हाथ वस्तु का दाईं ओर, तो ऑपोजिट होता है एक दूसरे का, है ना। तो प्रतिबिंब का जो दायां भाग है वस्तु के बाईं ओर दिखता है। इसी घटना को पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। आपको जो इस वाले आंसर को याद रखना है। आंसर थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत छोटा आंसर है ये, ठीक है, बहुत छोटा। लिखना जितना भी पड़े, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आप 1 पेज की जगह 5 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आ गई हो तब, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका सिर ऊपर पैर नीचे, लेकिन जब आप दायां हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ ऊपर हो रहा है, और जब आप बायां हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दायां हाथ ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। पार्श्व व्युत्क्रम क्या होता है वो भी समझ में आ गई होगी आपको। समतल दर्पण के बारे में समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो टॉपिक है वो हो गया समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे गोलीय दर्पण, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे तो गोलीय दर्पण जो है सिंपली एक दर्पण है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक गोलीय दर्पण है, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है, यानी कि सिंपली गोल आकार का जो दर्पण होता है ना उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। गोल आकार का जो दर्पण होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण, और जो फ्लैट यानी कि जो सीधा होता है, सरफेस होता है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक क्या होता है? अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है तो समझ जाइए। सबसे पहले गोलीय दर्पण मतलब ये जो गोलाकार है इसको दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इस चित्र को, चित्र में ही सारा चीज रखा हुआ है। चित्र को अगर आप समझ गए तो आप इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा तो गोलीय दर्पण में एक तरफ इधर जो ये लाइन है, ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या वृत्त है ना, ये लाइन है। तो एक तरफ देखिएगा तो ये जो ना बाहर की तरफ कलर किया हुआ, बाहर की तरफ रंग किया हुआ, और यहाँ देखिएगा तो गोले के अंदर में रंग किया हुआ है ना। जैसे ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका गोला है, तो एक तरफ देखिएगा ना तो बाहर की तरफ कलर किया हुआ, एक तरफ देखिएगा तो अंदर की तरफ कलर किया हुआ है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर बाहर में कलर किया हुआ रहे, अगर बाहर में कलर किया हुआ रहे तो ये गोलीय दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। अगर अंदर में कलर किया हुआ रहे, जैसे कि देखिए इसका अंदर में कलर किया हुआ है, ये आपका अंदर हो गया है ना, ऐसे अगर कीजिएगा तो इसको अगर कलर कीजिएगा, इधर कलर कीजिए, टोटल आपका क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। अगर इसके बाहर ऐसे कलर किया हुआ रहेगा, बाहर में अगर कलर रहेगा ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। और वहीं अगर इसके अंदर में रहेगा, अब अंदर और बाहर कैसे समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। जैसे कि ऐसे है, ठीक है, इसके बाहर में कलर हो गया, इसके बाहर में कलर हो गया, जैसे बाहर में ये कलर हो रहा है, ये आपका कहलाएगा अवतल, ये आपका क्या कहलाएगा? अवतल। अब जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर में कलर रहेगा, इसके अंदर में कलर, ये अंदर हो गया, अंदर मतलब देखिए ऐसे, जैसे स्ट्रक्चर पूरा होगा ऐसे, तो ये अंदर हो गया ना, तो ये वाला आपका कहलाएगा उत्तल, ठीक है। तो अवतल और उत्तल में बस इतना ही अंतर है कि अवतल में बाहर में कलर किया हुआ था, उत्तल में अंदर में कलर किया हुआ था, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के मैंने आपको बताया, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यहाँ भी आप ध्यान से फिगर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे देखिए ये जो काला कलर किया हुआ है, जो डीप कलर है वो आपका किधर है? ये जो डीप कलर है वो आपका बाहर में किया हुआ है।
और वहीं पे ये जो डीप कलर है वो आपका अंदर में किया हुआ। तो अंदर वाला कलर इसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, ये सॉरी उत्तल दर्पण, और बाहर वाला कलर को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गई। अब हम लोग जैसे कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े कि गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी रचना जो है वो गोलाकार हो, जिसकी आकृति जो है वो गोलाकार, उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। अवतल यानी कि जो बाहर में कलर किया हुआ होता है, उत्तल यानी कि जो अंदर में कलर किया हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग गोलीय दर्पण का कुछ मतलब कि मेन पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं, जो कि आपको हम बताएं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव आगे आएगा आपको, ध्रुव किसके कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी कि सिंपली ये जो मध्य बिंदु है दर्पण का मध्य बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु, मतलब ये वाला बिंदु, मतलब यहाँ नहीं, सिंपल कहने का मतलब जैसे कि ये हमने क्या बनाया, आप लोग बताइए फटाफट। ये क्या है आपका? ये जो है आपका अवतल दर्पण है। तो इसके जो बीच वाला बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। इसी को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से सूचित करते हैं। और अगर हम लोग बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण को इस तरीके से बना दिए, है ना, इस तरीके से बना दिए। और उत्तल दर्पण के बीच वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो ये है, तो इसको हम लोग किसके सूचित करते हैं? पी से। तो मध्य बिंदु का मतलब जैसे ये पूरा दर्पण हुआ, तो दर्पण का ये बीच हुआ और ये बीच वाले को ही कहते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, ये बीच वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? मध्य बिंदु कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे ये आपका मध्य बिंदु हो गया, जैसे ये आपका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो जैसे आपका गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, गोलीय दर्पण, ये आपका गोलीय दर्पण हुआ। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोलीय दर्पण का केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये, जैसे कि ये फिर से देख लीजिए, फिगर बना देते हैं। जैसे कि हमने ये क्या बनाया, गोला बनाया है ना। गोला थोड़ा टेढ़ा है बट टेंशन मत लीजिए। तो जैसे ये गोला बनाया, तो गोला के बीच वाला जो बिंदु होगा, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, जिसको केंद्र कहते हैं, इसी केंद्र को हम लोग यहाँ पर यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इस केंद्र को। तो ये सर्कल है, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त के बीच वाला, तो ये पूरा गोलीय भाग है। गोलीय भाग का जो बीच वाला पॉइंट है, उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, सी के द्वारा व्यक्त करते हैं, या फिर सूचित करते हैं, या फिर निरूपित करते हैं। ये तीनों जो शब्द है सेम है, निरूपित, सूचित, व्यक्त। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो आप फिगर में अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। मैं फिगर आपको पहले दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट है ये है, इसको क्या कहेंगे? सी कहेंगे। सी का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद इस केंद्र से इस सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, तो यहाँ पर कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो वृत्त होता था, वृत्त का जो केंद्र है उसको केंद्र कहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। उसी तरीके से त्रिज्या को त्रिज्या कहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो खाली ये वक्रता वर्ड जो है ना, शब्द जो है ना, वो जुड़ जाएगा। वो क्यों जुड़ेगा? वक्रता त्रिज्या क्यों कहते हैं? तो क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आ जाता है, और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में हर चीज का एक स्पेशल नाम है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र और जो सर्कल का सरकम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पैरामीटर, जिसको कहते हैं सिंपली त्रिज्या की जो दूरी होती है ना, उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप डेफिनेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। डेफिनेशन जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा कि देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो उस गोले की जो त्रिज्या है, वही त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक वैसे ही गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो उस गोले का जो केंद्र होता है ना, उसी को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यानी कि ये सर्कल है, तो सर्कल का बीच का जो केंद्र है, इसी को वक्रता केंद्र, और इसके बीच की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को ही कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं, ध्रुव भी समझ में आ गया, वक्रता केंद्र भी समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से, यानी कि छोटा आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर, आर के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, याद रखिएगा, छोटा सी से। ठीक है, उसी तरीके से जो ध्रुव होता है, उसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी। अच्छा, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी के द्वारा भी और स्मॉल सी के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला है प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष क्या होता है? तो फिर से आप फिगर को देखिए। ठीक है, देखिए, ये आपका क्या था? गोलीय दर्पण था। ये आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के बीच में जो ये ऐसे लाइन है, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस।
यानी कि जो x है और ये जो x है यानी कि x डैश x, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, याद है आप लोग को, ऊपर में y लिखते थे, नीचे में y डैश लिखते थे, इधर x लिखते थे, इधर x डैश लिखते थे। तो ये x और x डैश जो है, ये वाला जो लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, तो प्रधान अक्ष भी आपको समझ में आ गया। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है उसी को जब वक्रता केंद्र के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव मतलब क्या हो गया? गोलीय दर्पण का ध्रुव मतलब ये, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, ये वाला, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब इस दोनों लाइन को मिलाया जाएगा, और इधर भी एक आपका ध्रुव है, एक गोलीय दर्पण में दो ध्रुव होता है ना, ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। ये जो ध्रुव है वो है अवतल दर्पण का, और ये जो ध्रुव है वो है उत्तल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण क्यों? तो क्योंकि अंदर में रंग किया हुआ है, इसीलिए इसको उत्तल दर्पण, बाहर में रंग किया हुआ रहेगा, इसी को अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में ध्रुव को और वक्रता केंद्र को, दोनों को जो भी लाइन मिलाता है, जो भी रेखा मिलाता है दोनों को, इसी को हम लोग सिंपली कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, आगे देखिएगा फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दर्पण का फोकस मुख्य जो है अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है। आगे अभी आपको समझाएंगे। और फोकस दूरी क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसी एफ से व्यक्त किया जाता है। अब इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए, फिगर जब आप देखेंगे ना तो आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिगर ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिगर नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो फोकस है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, फोकस क्या है? तो देखिए, जैसे कि ये आपका दर्पण ले लेते हैं। अब ये दर्पण जो बाहर में कलर कर रहे हैं, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये कौन सा दर्पण हो गया? ये आपका हो गया अवतल, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण की सेंटर मान लेते हैं, केंद्र यहाँ पर होगा, ये सी है, ये क्या होगा? केंद्र। इसको क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। अब इसके बीच की दूरी और ये जो P है, ये ध्रुव हो गया, P हो गया, P मतलब ध्रुव, और ये हो गया सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। और ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। ये पूरा डिस्टेंस को क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी दूरी और इस P की दूरी, इसको कहेंगे त्रिज्या, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं, R से। ठीक है, अब क्या होता है कि ये केंद्र और P का जो बीच वाला पॉइंट होता है, याद रखिए, ये केंद्र और ये ध्रुव, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, जिसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल F से। याद रखिएगा, केंद्र और ध्रुव के जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं F। ठीक है, और ये F और ये P, F और P, F और P, F और P, इसके बीच का जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो याद रखिए आप लोग, जो फोकस दूरी है इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और जो फोकल पॉइंट है, जो फोकल बिंदु है, इसको हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फोकल पॉइंट को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f, फोकस दूरी को स्मॉल f। ठीक है, और फोकल बिंदु क्या होता है? तो केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको बोलेंगे फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट से लेकर के ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसको बोलेंगे f, यानी कि फोकस। तो फोकस आपको समझ में आ गया, f भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बनता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये क्या है? आपका फोकल पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी जब प्रकाश आती है, आने के बाद दर्पण से टकराता है, और टकराने के बाद एक नियम होता है कि वो जो है फोकस से ही गुजरेगा। ये नियम है, याद रखिएगा। कोई भी प्रकाश किधर से भी आएगा ऐसे करके, अगर इस प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष को इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। आपको हम सब कुछ बता चुके हैं प्रधान अक्ष। तो कोई भी लाइन अगर प्रधान अक्ष के समांतर आता है, यानी कि इस समांतर का मतलब इस लाइन के बीच की दूरी और इस लाइन के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, तो कोई भी लाइन ऐसे आया, आने के बाद यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद फिर जो यहाँ पर टकरा के वापस जाता है, इधर जाता है, तो ये जो है फोकस से ही गुजरता है, यानी कि फोकस पॉइंट से ही गुजरता है। ये नियम है। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर। तो डेफिनेशन आपका आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फोकस दूरी अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस क्या होता है भाई? तो फोकस जो है वो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो पॉइंट होता है, जो बीच के पॉइंट होते हैं, जो बीच के बिंदु होते हैं, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि कोई भी प्रधान, अच्छा मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है प्रधान अक्ष और कहीं पे लिखा है मुख्य अक्ष,
कहीं पे लिखा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष जो है ये दोनों चीज सेम होता है, याद रखिएगा, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष ये दोनों चीज जो है आपका सेम होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा या फिर कोई भी अगर प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वो जब दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद वो जो है इसी से जाएगा, यानी कि फोकस से जाएगा, या फिर ऐसा मालूम होगा कि फोकस से जा रहा है। अब कैसे, तो यहाँ पर इस लाइन को अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले बताइए ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है। तो जैसे देखिए ये आपका बाहर वाला लाइन है, ये मिरर है ना, और इसके अंदर में कलर किया हुआ, अंदर में ये रंग किया हुआ है ना, अंदर में ये रंग किया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये अंदर में रंग किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ये अंदर में रंग किया हुआ है, और उनके बाद जो भी अंदर में रंग किया हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अंदर में अगर रंग किया हुआ रहे तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो अंदर होता है और केंद्र भी अंदर होता है। बोलिएगा कैसे सर, इसको भी समझा देते हैं आपको। जैसे एक गोला लीजिए, इधर अगर रंग करेंगे, इधर ये रंग कर रहे हैं तो इधर अगर रंग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अवतल, अवतल दर्पण। और अगर इसके अंदर में रंग करेंगे, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इसको अंदर में अगर रंग करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तल, उत्तल। अब आप हम लोग को बताइए कि इसका जो त्रिज्या है वो किधर है, इसका जो फोकस है वो किधर है। तो केंद्र, केंद्र यहाँ होता है, केंद्र सर्कल के बीच में ही तो केंद्र होता है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी आपका एक पी है और ये भी आपका एक पी है, पी का मतलब ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, और ये आपका है केंद्र, और ये जो है इन दोनों को जो मिला दिया तो इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका क्या उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का दाहिना तरफ जो है आपका केंद्र है ना, जिधर रंग किया हुआ रहता है उधर ही केंद्र होता है, उधर ही फोकस होता है। और अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो अवतल दर्पण इधर है, लेकिन अवतल दर्पण का बायां तरफ जो है आपका केंद्र है और फोकस है। समझ में आ गई आपको। तो अवतल दर्पण के अंदर में होता है, बाहर में, तो क्योंकि ये अंदर से कलर किया हुआ है इसीलिए इसके दाहिना तरफ, यानी कि एफ जो है दाहिना तरफ है, केंद्र भी इसका दाहिना तरफ है, ठीक है। तो एफ और केंद्र जो है दाहिना तरफ है, वो कैसे, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। हमने आपको बता दिया कि फोकस भी इसका अंदर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो अंदर होता है, केंद्र भी अंदर होता है। कैसे, तो क्योंकि जब इस गोला को आप ऐसे पूरा कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा तो अंदर में कलर किया हुआ है, इसीलिए तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, कोई भी प्रकाश अगर, ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। अब कैसे पता चला ये प्रधान अक्ष है, तो क्योंकि ये जो P है और ये C है, इन दोनों को मिलाया गया है, और जब भी इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये प्रधान अक्ष बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन आया, एक किरण आया A, और ये जो A है ये इसके समांतर है, ये A क्या है, इसके समांतर है। और इधर से एक लाइन आया B, और ये जो B है वो भी इसके समांतर है, ठीक है। तो जब भी A आता है तो A जब टकराता है तो टकराने के बाद, क्योंकि उत्तल दर्पण है और हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो बनता है काल्पनिक। पार्ट 2 को देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आएगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो काल्पनिक बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर जब ऐसे गए, ऐसे जाने के बाद ये इधर से टकरा के इधर चला गया, और इधर कैसे गया, तो आपको ध्यान से देखना है कि इधर F से गुजरेगा तभी, है ना। देखिए F से गुजर रहा है, ये F से गुजर रहा है, वैसे ही ये लाइन आया, लाइन आने के बाद टकराया, टकराने के बाद इधर से पॉइंट देंगे। पॉइंट क्यों देंगे, तो क्योंकि ये काल्पनिक है, ये हम लोग को दिखता नहीं है, और जो हम लोगों को नहीं दिखता है उसको हम लोग पॉइंट से दर्शाते हैं, डैश से दर्शाते हैं। तो ये इधर से गुजर गया और बाकी इसका जो रियल लाइन है वो टकरा के इधर आ गया, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा सर इस पार क्यों नहीं गया, सर लाइन इधर से आया तो इधर तो चले जाना चाहिए था। बच्चे इसीलिए नहीं गया क्योंकि इधर कलर किया हुआ है, आपको हम पहले बता चुके हैं। जैसे इधर आपका शीशा है, इधर कलर किया हुआ है, तो कभी भी शीशा अगर आएगा तो टकराने के बाद या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, लेकिन इस पार कभी नहीं जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इधर रंग किया हुआ है, तो इधर जब रंग किया हुआ रहेगा तो ऐसे करके इस पार नहीं जाएगा, ये उल्टा ही जाएगा, ये हमेशा उल्टा जाएगा, क्योंकि रंग को कभी थोड़ी टप सकता है। क्या प्रकाश इधर से आने के बाद इधर टपेगा, नहीं टपेगा, क्योंकि इधर रंग किया हुआ है, इधर शीशा है। तो ठीक वैसे ही वहां पर हो रहा है कि इधर अंदर में रंग किया हुआ है, बाहर में आपका जो है अंदर रंग किया हुआ, तो अंदर तो नहीं आएगा, इसका मतलब बाहर जाएगा। अब बाहर कुछ नियम के आधार पर जाएगा, तो नियम क्या है, तो नियम यही है कि कोई भी लाइन जब आता है तो आने के बाद, टकराने के बाद वो किधर से गुजरता है, तो कोई भी लाइन जब आता है आने के बाद, टकराने के बाद वो फोकस से गुजरता है। जैसे कि ये आपका फोकस हो गया तो ये आप डैश हो गया, क्योंकि लाइन इधर से जाएगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, फोकस दूरी भी आपको अच्छे से समझा दिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब गोलीय दर्पण की ध्रुव क्या है, तो मैंने क्या कहा कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है इसको ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण का।
ये ध्रुव होता है और ये भी ध्रुव होता है और ये होता है फोकस, बीच वाला। यहाँ पर देख लीजिए, फोकस सबसे पहले क्या होता है, तो ये केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इनके बीच का जो पॉइंट है इसको फोकस बोलेंगे, और इसकी दूरी और इसकी दूरी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि छोटा एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो फोकस दूरी भी आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर फोकस दूरी, फोकस पॉइंट, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता तिर्य, ये सारा चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक आपका आएगा वो आएगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनता है, कहाँ पर नहीं रखने पर कहाँ पर इमेज बनता है, एक एक करके देखेंगे। आप लोग पार्ट 2 को, पार्ट 3 को अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने आपको अच्छे से सारा चीज़ समझाने का प्रयास किया है और इसी तरीके से यहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है। तो प्लीज़ जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जम करके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। आपको बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और सारा चीज़ समझ में आया या नहीं आया। अब ऐसी आपकी रोज़ पढ़ाई होगी और रोज़ होती भी है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। लाइक करते हुए जाना, ठीक है।